हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम विष्णुदत्त है और आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। एक टॉपिक बड़ी चर्चा में है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। यूपीएससी 2023 के एग्जाम में काफी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए और आप लोगों की भी ये डिमांड थी कि सर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कब पढ़ाओगे। तो वो शुभ घड़ी आ गई है। आज से हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, बेसिक चीजें होंगी, आपको पता भी होनी चाहिए। तो यहां इसको हम काफी सारे पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज से डेट नोट कर लीजिए और लगातार इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे। कम से कम परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पे मैं 10 वीडियो लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो इन 10 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज आपको बता पाऊं। कैसे सवाल आते हैं वो भी लूं, कैसे बेसिक तरीके से चीजों को सीखा जा सकता है वो भी लूं। तो सारी चीजें कंप्लीट होगी। ठीक है, बट एक वादा करिएगा खुद से कि आपकी डिमांड पे मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूं, तो हर वीडियो पे आपका एक कमेंट होना जरूरी है। ठीक है, मुश्किल टॉपिक है लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो शायद आसान होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जरूर इसको आसान करेंगे, लेकिन हर वीडियो पे कमेंट करना ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बातें पढ़ करके मैं ये टॉपिक जल्दी शुरू कर रहा हूं तो दैट मीन्स फिर आपका भी एक वो बनता है, क्या बोलते हैं उसे, गुरु की आज्ञा मानने के बाद आपको भी थोड़ी सी इतनी तो समझ मतलब आपको दिखानी पड़ेगी कि मुझे कमेंट तो जरूर करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरुआत हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन से होगी रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। सीसेट को लेके कोई भी दिक्कत आ रही है, जहां मर्जी इश्यू आ रहा है, ये बुक आपको हर एक तरीके की सुविधा प्रोवाइड करेगी इस एग्जाम को समझने के लिए। ठीक है, आप रिसर्च में बहुत सारा टाइम लगाएंगे, इसी बुक को डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या पेपर है, क्या पैटर्न है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। एक कॉपी जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। चलो शुरू करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है, पर इतना भी टेढ़ा नहीं है कि समझ में ना आए। ठीक है, तो सबसे पहला यही चीज समझना जरूरी है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। क्योंकि जब भी आप कोई सवाल पढ़ेंगे तो आपको ये पता तो चलना चाहिए ना कि परमुटेशन यहां लगेगा, कॉम्बिनेशन यहां लगेगा। ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है, सबसे पहले वही समझते हैं। जब भी हमें किसी डाटा को अरेंज करना होता है, ठीक है, कोई भी डाटा होगा उसको हमें अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट के लिए हमेशा परमुटेशन का यूज किया जाता है। और जब भी किसी डाटा में से कुछ डाटा सेलेक्ट करना है या सारा डाटा सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन के लिए हम हमेशा कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमें दो एलिमेंट दिए गए ए और बी, ये दो एलिमेंट है और बोला गया कि इनसे कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। इनको अरेंज करोगे तो या तो आप इसको ए बी लिख सकते हो या बी ए लिख सकते हो। ए पहले आएगा बी बाद में, या बी पहले आएगा ए बाद में, तो इससे दो अरेंजमेंट बन सकती है। लेकिन दो एलिमेंट में से अगर दोनों सेलेक्ट करने हैं तो कॉम्बिनेशन एक ही बनेगा, ए बी। आप इसको बी ए लिख लो, ए बी लिख लो, बात एक ही है। यानी दो एलिमेंट में अगर दोनों को अरेंज करना है तो अरेंजमेंट दो बनेगी, अगर दोनों में से दोनों सेलेक्ट करने हैं तो कॉम्बिनेशन एक बनेगा। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। दोनों के अंदर एक बेसिक फॉर्मूला भी यूज होता है। ठीक है, जैसे यहां पे एक बेसिक फॉर्मूला यूज होता है जो परमुटेशन का है, NPR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम परमुटेशन ही पढ़ेंगे, दो तीन जो अगले पार्ट भी आएंगे वो परमुटेशन पे आएंगे, फिर कॉम्बिनेशन पे आएंगे। मतलब लगातार इस सीरीज को देखते रहो। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है वो बेसिक फॉर्मूला है NCR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पे इन N P R C इनका क्या मतलब है वो समझ लीजिएगा। N का मतलब होता है कि कितने एलिमेंट हैं टोटल। ठीक है, और वो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट लेटर भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, व्हाटएवर एलिमेंट सबको संबोधित कर रहा है यहां। ठीक है, सबको, कुछ भी हो। और यहां पे R का मतलब है R का मतलब है फेवरेबल एलिमेंट। ठीक है, फेवरेबल एलिमेंट। ठीक है, कि कितने एलिमेंट आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे यहां पे बोला गया कि n यहां पे 2 ही है, दो ही एलिमेंट है, और r भी 2 ही है क्योंकि दोनों में से अरेंज करने हैं दो।
ठीक है। अगर बोल देता एक ही लो, दोनों में से कोई एक लो, तो फिर r की वैल्यू 1 होती, समझ रहे हो। तो n का मतलब टोटल एलिमेंट और r का मतलब फेवरेबल एलिमेंट, मतलब जितने भी लेने हैं आपको, ठीक है। और यहां पे p का मतलब क्या, p का मतलब परमुटेशन, ठीक है। p का मतलब परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। और c का मतलब क्या, c का मतलब कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन, ठीक है। तो ये इन दोनों फॉर्मूलाज का मतलब है। बात समझ में आई भाई सबको, ठीक है। सी का मतलब सिलेक्शन। तो इतनी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एक चीज अब भी अधूरी है, सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, ये तो पता ही नहीं है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना तो बिना फैक्टोरियल के तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो दिल थाम के बैठो, हर चीज बताऊंगा। जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको पता है मैं पूरे दिल से पढ़ाता हूं, कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ता हूं ऐसे, ठीक है। तो इतनी सी कहानी समझ में आ गई, इसके नोट्स बना लो, काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब है, जैसे मैंने लिखा n फैक्टोरियल, तो दैट मीन्स आपको n से पहले के सारे नंबर मल्टीप्लाई करने टिल 1, जब तक 1 नहीं आ जाता उससे पहले के सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ रहे हो। जैसे मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये मतलब है 10 फैक्टोरियल का, ठीक है। तो जितना भी फैक्टोरियल लोगे, मतलब उससे पहले की जितनी भी काउंटिंग थी वो सारी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। एक बात और नोट करने वाली है, यहां 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। कहीं भी आ गया 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, दोनों का मतलब पता चल गया। n का मतलब क्या होता है, r का मतलब क्या होता है, p क्या है, c क्या है, सब चीजें समझ में आ गई है। उसके बाद फैक्टोरियल नोटेशन पता चल गया। अब परमुटेशन को शुरुआत करते हैं छोटे छोटे सवालों से। मैं नहीं कह रहा एक क्लास में मैं इतना करवा दूंगा, नंबर आ जाएंगे पेपर में, धीरे धीरे बहुत सारे पार्ट आएंगे, सबको देखना है। बस शर्त एक ही है, एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना है, ठीक है। आपको इस सिखाए गए इन सारे फॉर्मूलाज की कसम, एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले परमुटेशन, जब भी हमें सारे एलिमेंट अरेंज करने हो। अब आप कहोगे एलिमेंट कैसे अरेंज करते हैं, जैसे मैंने कहा एड्यू है, ADU, एड्यू, इसको अरेंज करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ना, अलग अलग ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो EDU, ठीक है। या आप इसको देखो एक पोजीशन को फिक्स कर लो, या ये दोनों चेंज होंगे तो UD, तो E, ये भी तो एक अरेंजमेंट होगी। अब आपने यहां पे पोजीशन U की फिक्स कर ली, तो यहां E आ गया, यहां D, फिर यहां D और यहां E, तो ये U ही रहेगा, ठीक है। फिर आप कैसा कर सकते हो, D की पोजीशन यहां फिक्स कर दी, तो यहां U यहां E, या यहां E यहां U और D, ठीक है। तो आप EDU को कितने तरीके से लिख सकते हो, कितनी अरेंजमेंट बन गई, 6 तरीके से लिख सकते हो। लेकिन अगर यही लेटर पूरा होता एड्यूटैप, एड्यूटैप, अब लिखते हुए आपकी जान हथेली पे आ जाएगी बच्चे, क्योंकि मैन्युअली इसको अरेंज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने तरीके बनेंगे इसको लिखने के कि ये बोर्ड को 4-5 बार इरेज करना पड़ेगा और काउंट करना पड़ेगा, इतना परीक्षा में समय नहीं होता। तो इसलिए फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, NPR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे यहां पे देखो 3 लेटर है, तीनों अरेंज करने हैं, तो 3P3, तो दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे होगा 0 फैक्टोरियल जो कि 1 होता है। तो टोटल कितने तरीके बने, 6। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला आप, इसी की F शॉर्ट फॉर्म बन गई कि जब भी आपको सारे एलिमेंट अरेंज करने हो और कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, तो आप डायरेक्टली n फैक्टोरियल का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां 3 एलिमेंट थे, तो 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे हमेशा 1 नहीं आएगा, क्योंकि जब सारे में से सारे सेलेक्ट करने होंगे, सॉरी अरेंज करने होंगे, तो हमेशा 0 फैक्टोरियल बनेगा और वो 3 आएगा, ठीक है। तो परीक्षा में सवाल कैसा पूछा जा सकता है, वो ऐसे होगा। जैसे बोला गया प्रभु श्री राम के दिन चल रहे हैं, ठीक है, उनके कोई दिन थोड़े होते हैं, वो तो हर कण कण में है हमारे यहाँ, ठीक है। तो पर अभी थोड़ी चर्चा में है रामलला, तो एक क्वेश्चन मैंने प्रभु श्री राम पे ही बनाया। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड राम कैन बी अरेंज्ड,
माफ करिएगा श्री राम नहीं लिखा मैंने, ठीक है, क्योंकि वो सवाल नहीं बनता फिर, ठीक है। तो राम को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, टोटल 3 है एलिमेंट, तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो श्री राम को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 6 तरीके से, ठीक है जी। तो ये आपके सवाल का जवाब होगा। बात समझ पाए सारे? चलो अगला सवाल देखो, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड चाइना, चाइना कैन बी अरेंज्ड। चाइना का मैं देखो, चाइना में टोटल कितने लेटर हैं, 5, तो 5 फैक्टोरियल, क्योंकि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120। तो आप चाइना को कितने तरीके से लिख सकते हो, 120 तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको मैन्युअली कहूं लिखने को, बच्चे एक भी मिस हो गया ना, सवाल गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन आपको पेपर में ऐसे दे देगा वो 117 118 120 124 125 कुछ ऐसे 4 ही होते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो। चलो देखो, जैसे इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड एड्यूटैप कैन बी अरेंज्ड। देखो एड्यूटैप के अंदर कोई रिपीटेशन नहीं है, 6 के 6 लेटर अलग है, तो टोटल 6 लेटर है, तो 6 फैक्टोरियल। तो एड्यूटैप मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 5 जा 30, 34 जा 120, 360 इंटू 2 720। तो एड्यूटैप को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 720, तो 720 इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो कहानी को? चैप्टर मुश्किल है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं अगर आपने लगातार सारी वीडियो देखी तो आसान बना दूंगा मैं, ठीक है। आसान बनाने वाला मैं नहीं हूं, एक समझ पैदा कर दूंगा अपनी मेहनत के द्वारा, बाकी समझना ना समझना आपका काम है, ठीक है। चलो अब जब सम एलिमेंट अरेंज करना हो, यहां बोल दिया उसने कि एड्यूटैप है, जैसे कि भाई सारे नहीं लेने, ठीक है, एड्यूटैप में से कोई भी 4 ही लेने हैं, कोई भी 4, लेकिन वो 4 कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वही बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, NPR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे एड्यूटैप के अंदर टोटल कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, 6 में से कोई भी 4 ही आपको अरेंज करने हैं, तो मतलब n की वैल्यू 6 होगी और r की वैल्यू 4, तो ये क्या बनेगा 6p4 दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 66 360, तो जो राइट आंसर होगा यहां वो 360 होगा, ठीक है। तो यानी एड्यूटैप में से अगर 4 ही लेटर सेलेक्ट करने हो तो आप उसको 360 तरीके से लिख पाओगे, ठीक है जी। चलो परीक्षा में सवाल कैसा हो सकता है, देखो, इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन कैन बी अरेंज्ड। 5 लेटर लेने हैं, मशीन में टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो लेने हैं 5 ही, तो दैट मीन्स 7p5, तो क्या होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, तो 2 से 2 गया, 3 4 जा 12 5 जा 60, 360 इंटू 7, तो 2520, तो जो राइट आंसर होगा वो 2520 होगा, ठीक है, 2520। क्लियर है जी सबको? चलो अगला सवाल, अब आप वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को सोल्व करो, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जब एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, आप सोल्व करो। देखो, हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड logarithms इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन तो अलाउड वैसे भी नहीं है। देखो टोटल लोगरिथम्स में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10p4, ठीक है। तो 10p4 का मतलब क्या, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो 10 इंटू 9 इंटू 8, सॉरी 9 बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल,
आई पूरा मत लिखो ना बार बार, नीचे 6 फैक्टोरियल है तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो 7 इंटू 9 इंटू 8 72 इंटू 7 504 और एक जीरो लग जाएगी। तो आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो 5040। अब इसको लिख के देखो, इतने तरीके लिखे जा सकते हैं क्या 5040? बहुत मुश्किल है भैया, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मूले डिमांड है, आपको इन फॉर्मूला पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट होगी। जैसे कई बार रिपीटेशन भी हो जाती है, एक ही लेटर बार बार आ रहा है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक वर्ड है आई, आई आई मैंने आंखें, ठीक है, आंखें खोलनी है हमें सी सेट को लेकर के। बहुत सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाती है जीएस में, ये सी सेट में फेल हो जाते हो। तो यही पर्पज है, ये ध्येय है हमारा कि सी सेट की वजह से नहीं रुकना चाहिए आपका। ठीक है, देखो आई आई, अब देखो अगर आई को मैं अरेंज करूं तो आप आई को कैसे लिख सकते हो? या तो ई वाई ई ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो वाई ई ई, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो ई ई वाई। तीन ही तो तरीके हैं, और तो आई को लिखा ही नहीं जा सकता। लेकिन जब भी हमने पहले जैसे ये एड्यू लिखा था तो इसको लिखने के तो 6 तरीके थे, ई डी यू, ई यू डी ऐसे ही लिखा था, डी ई यू या यू ई डी ऐसे ही लिखा था भाई, यू ई डी या यू डी ई। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक ये जो एलिमेंट है ये रिपीट होगा तो कौन सा कहां जा रहा है पोजीशन पता तो नहीं चल रहा, इस पे धागा बांध देते हैं ऐसा थोड़ा हो पाएगा, है ना, कि एक पे धागा बांध दो पहचान करने के लिए कि कौन से वाला ई कहां जा रहा है। तो जब भी एलिमेंट रिपीट होंगे हमेशा नंबर ऑफ अरेंजमेंट कम होगी। तो इसलिए फॉर्मूला यूज करते हैं रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट के लिए, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल इंटू डैश डैश। अब ये r1 r2 क्या है? अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग। जैसे i के अंदर टोटल तीन लेटर है तो 3 फैक्टोरियल। अब e 2 टाइम्स आ रहा है तो e के लिए 2 फैक्टोरियल। फिर y 1 टाइम आ रहा है तो 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जितनी भी रिपीटेशन हो उससे डिवाइड कर दो। तो यहां बना क्या 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 से 2 गया तो आंसर इज 3। और यहां भी कितने हैं 1 2 3। बात समझ पाए कि नहीं? तो ऐसे करके आपको इसे अरेंज करना है। बात समझे? चलो सवाल देखो पेपर में कैसा होगा। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्वीडन, बहुत प्यारा प्यारा एक कंट्री है, ठीक है, तो कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, तो स्वीडन को अरेंज करना है तो स्वीडन में टोटल 6 लेटर है, 6 फैक्टोरियल, लेकिन यहां ई 2 टाइम आ रहा है तो इसलिए सिर्फ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे 2 फैक्टोरियल तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 6 तो 360। तो जो राइट आंसर होगा यहां वो 360 होगा। ठीक है, तो स्वीडन को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो 360, लेकिन अगर यहां पे ये रिपीटेशन ना होती तो ये 720 तरीके से अरेंज होता भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी कैन बी अरेंज्ड। तो प्रोबेबिलिटी में कितने लेटर हैं भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी पी डबल नहीं आ रहा, आर नहीं आ रहा, ओ नहीं आ रहा, बी 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ए दोबारा नहीं आ रहा, आई 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। अब इसका आंसर आप बताना कमेंट करके। ठीक है, कमेंट करके आप बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताना है। अगर नहीं आए ज्यादा कमेंट तो मेरा साहस टूट जाएगा और मैं इतने अच्छे तरीके से नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि एक कमेंट अगर आप नहीं कर सकते और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए कि आपके पास तो 10 सेकंड का टाइम नहीं है, सोच के देखो एक कमेंट करने के लिए, और मैं घंटों पहले रिसर्च करके लेक्चर प्रिपेयर करता हूं और फिर डिलीवर करता हूं, तो मैं क्यों करूं ऐसा फिर? तो एक कमेंट आपको पक्का करना है। ये मत सोचो कि छोटे हो जाएंगे कमेंट करने से। मुझे इस वीडियो पे कम से कम 10,000 कमेंट चाहिए। ठीक है, 10,000 कमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर एक कमेंट आपका ना हुआ तो फिर आप अपने आप से नजरें नहीं मिला पाओगे। ठीक है, वादा करना कि कमेंट पक्का करोगे। चलो देखो अब पेपर में कैसा सवाल आता है। यूपीएससी सीसेट 2020 का ये सवाल है, क्या? हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग
कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली सो दैट ईच वर्ड हैज टू स्टार्ट विद डी एंड एंड विद आई। ठीक है, कि दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली को अरेंज करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कोई भी वर्ड जो भी आएगा वो शुरू डी से ही होगा और खत्म आई पे होगा। तो मतलब ये पोजीशन होगी फिक्स। तो फिक्स पोजीशन हो गई अगर ये, तो बचे क्या लेटर हमारे पास, ई, एल और एच। तो कभी ई यहां आ जाएगा, कभी एल यहां, कभी एच यहां, कभी एच यहां, कभी। तो मतलब जब भी जो लेटर की पोजीशन फिक्स हो जाती है वो काउंट नहीं करने, वो तो फिक्स ही हो गया भाई, वो तो चलना ही है। जैसे मैं कहूं कि ए बी सी, ए बी सी 3 लेटर है और ए से ही शुरू होगा, तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी, या तो बी सी, ए से ही शुरू होगा तो या ए सी बी। तो मतलब ए की तो पोजीशन फिक्स है, तो 1 2 2 फैक्टोरियल, बस 2 ही तो बनी, यही तो बनेगी। तो यहां पे जो पोजीशन फिक्स हो जाए वो छोड़ दो। कितने लेटर बच गए, 3, तो कितनी पोजीशन, मतलब 1 2 3, तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी, 3 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितने तरीके से, 6 तरीके से। अगर इनमें से कोई रिपीट होता तो फिर रिपीटेशन वाला लगा देते। तो यहां कितना बनेगा, 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। चलो अगला सवाल, ये यूपीएससी सीसेट 2022 में पूछा गया सवाल है। क्या है, द लेटर्स ए बी सी डी एंड ई आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स, देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, कि ए और ई के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर है। एग्जैक्टली बोला है, एटलीस्ट नहीं बोला। एटलीस्ट का मतलब होगा कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 जितने मर्जी। एग्जैक्टली का मतलब बस 2 ही है। तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। अब देखो 5 लेटर है, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, 5 लेटर है, 1 2 3 4 5। तो कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब देखो पहला केस कि ए और डी के बीच में 2 ही लेटर आएंगे, ए और ई के बीच में। तो ए यहां पे हो सकता है, तो यहां कुछ भी हो सकता है, फिर ई यहां पे होगा क्योंकि दोनों के बीच में 2 ही लेटर है, और यहां कुछ भी आ सकता है। तो ए और ई की पोजीशन फिक्स होगी। तो इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 1 2 3 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर एक केस ऐसा भी तो बन सकता है ना कि ई यहां पे हो, ई की पोजीशन ये फिक्स है और ए की ये फिक्स है, बाकी फिर यहां कुछ भी आ सकता है। तो ये भी कितने तरीके से अरेंज होगा, 3 फैक्टोरियल। अच्छा 2 ही लेटर तो बोला है उसने, तो ये भी हो सकता है कि ई यहां पे हो और ए यहां पे हो, और यहां पे कुछ भी आ सकता है। ये 2 पोजीशन फिक्स होगी, तो ये 1 2 3, तो इनको भी कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए यहां पे हो और ई यहां पे हो, तो फिर 1 2 3, तब भी कितना, 3 फैक्टोरियल। और तो कोई बनेगी ही नहीं ना, ये 4 ही केस बनेंगे। या तो ए यहां आ सकता है, ई यहां, ई यहां, ए यहां, ई यहां, ए यहां, ए यहां, ई यहां। और तो क्योंकि एग्जैक्टली 2 चाहिए। हाँ अगर एटलीस्ट बोलता तो फिर ए यहां पे 1 2 3 और ई यहां भी आ सकता था, लेकिन एटलीस्ट नहीं बोला, एग्जैक्टली बोला है। ये कब होता है, जब एटलीस्ट का केस होता। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली बोला तो ये बनेगा। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो टोटल 6 6 6 6। तो कितने तरीके से अरेंज होगा, 24। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कितना मुश्किल सवाल था, लेकिन अगर भावनाएं सच्ची होंगी, अच्छा पढ़ा हुआ होगा, अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, तो आप करोगे डेफिनेटली सॉल्व, और हम करवा के मानेंगे। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, कमेंट जरूर, बिना कमेंट के मत जाना यार। ठीक है, मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि यार कि सच्चा, रील्स को तो ऐसे स्किप कर दो, अच्छा पढ़ाने वाले का, अच्छा उनका भी तो मनोबल बढ़ाओ थोड़ा। ठीक है, तो मेरी उम्मीद रहेगी कि आप एक कमेंट पक्का करके जाएंगे। ठीक है, चलो ये हमारा 100 आवर्स का कोर्स है यूपीएससी सीसेट के लिए। ठीक है, इसके अंदर भी हम आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लासेस 0 से लेकर के यूपीएससी लेवल, साथ में हमारा सपोर्ट रहेगा। आपकी हर एक क्वेरी रिजोल्व करना, आपको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल मेंटर सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। वीकली लाइव आउट सेशंस होते हैं, और रिवीजन क्लासेस भी होंगी, वो रिकॉर्डेड होंगी सारी, और ये रिवीजन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यूट्यूब वीडियो और इसमें क्या अंतर है, बहुत अंतर है। एक बार आइए, और देखने के लिए कि क्या अंतर है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक दिया गया है, जाकर के उस कोर्स को खोलो, डेमो लगा करके देखो, और फिर देखो, फिर डिसीजन लो। यूट्यूब वीडियो से भी कर सकते हो जो मेहनती है, लेकिन अगर
कम समय है, एक ही जगह पे सब चीजें बहुत सिस्टमेटिक वे में चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से, तो इस कोर्स में जरूर आइए। लेकिन डिस्क्लेमर ये है, तभी आइएगा जब आप मेहनत कर सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, कोर्स देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारे पार्ट आएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, लगातार देखते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।